Good morning, students. In last lecture, we studied about the respiratory volumes. मैंने आपको बताया था कि टाइडल वॉल्यूम पहला हमने पढ़ा था बेटा, टाइडल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं विदाउट एनी एफर्ट, इसमें एफर्ट नहीं लगाते, नॉर्मल जितनी वॉल्यूम में एयर आ जा सकती है, मैंने आपको बताया था ये होती है 500 ml। इट्स 500 ml बेटा। यस, अब 500 ml गैस जो हम एक बार में नोज के थ्रू लंग्स तक लेके जाते हैं, ये तो क्या ये 500 ml लंग्स तक जाती है? तो ये टोटल 500 ml लंग्स तक नहीं जाती। होल इंस्पायर्ड एयर doesn't reach to lungs। ये सारी एयर लंग्स तक नहीं जा पाती बेटे। अब इसमें से कुछ एयर जो होती है वो डेड स्पेस में रह जाती है। पोर्शन ऑफ एयर which remains into anatomically dead space volume। तो सारी एयर नहीं जा पाती, कुछ जो बीच में जो ट्रैक है उसके अंदर रह जाती है। इसको बोलते हैं बेटा एनाटॉमिकली डेड स्पेस वॉल्यूम एंड इट इज अबाउट 150 ml। तो लंग्स में एल्वियोलाई तक कितनी पहुंचती है? ऑब्वियसली 350 ml पहुंचती है बेटा। हाँ जी, एक मिनट में एक हेल्दी मैन कितना इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है गैसेस को? हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर 6000 to 8000 ml of air per minute। This is the volume of air which can be inspire or expire normally। पर मिनट हम इतने एयर को लंग्स में इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं बेटे। इसके बाद सेकेंड वॉल्यूम है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है बेटा, दैट इज IRV। ये होता है बेटा दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सिफुली। द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर, volume of air a person can inspire by forceful inspiration over tidal volume। मीन्स पहले नॉर्मल सांस ली, उसके बाद आप एफर्ट से और कितनी अंदर लंग्स में ले जा सकते हो, इसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये रहता है बेटा अप्रोक्सीमेटली 2500 ml to 3000 ml, इतनी रहती है। इसके बाद है बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। Expiratory reserve volume, ERV, it is the amount of air expired over tidal volume। amount of air expired over tidal volume, मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुली आप कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद
उसके बाद आप कितनी एयर और निकाल सकते हो लंग से, ये रहती है बेटा 1000 to 1500 ml। इसके बाद है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब, हाँ जी देखो बेटे, रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब जितनी गैस लंग्स में अगर हम उसको पूरी बाहर निकाल दे तो भी लंग्स खाली नहीं होते, फिर भी एयर उसके अंदर रहती है, जो आप इवन फोर्सफुल एक्सपायरेशन से भी नहीं निकाल सकते। दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, amount of air that remains inside the lungs even after forceful expiration। फोर्सफुली एक्सपायर करने के बावजूद भी जो रह जाए तो वो होती है बेटा 1100 to 1200 ml, ये नहीं बाहर आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद आगे कंसेप्ट है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि एल्वियोलाई में जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड में भी हो रहा है। देखो दो जगह है, एक तो हमने ये पढ़ा था पहले कि लेट ये एल्वियोलाई, यहां से ब्लड ऑक्सीजन पिक करता है, फिर ये हार्ट में जाता है, यहां से फिर ये हार्ट में जाएगा। ये आ कहां से रहा है, ये हार्ट से ही आ रहा है बेटा। हार्ट फिर इसको बॉडी में पंप करता है, फिर ये बॉडी में पास करता है ऐसे, फिर ये वापस हार्ट को आता है, और जब ये बॉडी में जाता है बेटा यहाँ बॉडी सेल्स के अंदर यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो यहाँ तो हो रहा है बेटा ब्लड और टिश्यूज के बीच में, यहाँ हो रहा है बेटा एयर और ब्लड के बीच में। तो दो जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बॉडी में, एक तो लंग्स में और एक बेटा टिश्यूज में। तो ये जैसे बॉडी सेल्स हैं, ये बॉडी सेल्स हैं और ये ब्लड कैपिलरी है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ये कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है? तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेटा डिफ्यूजन से। इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब नो यूज ऑफ एनर्जी। एटीपी यूटिलाइज नहीं होती इस प्रोसेस में, ना तो लंग्स में हो रही है बेटा, ना ही टिश्यूज में हो रही है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब अगर हम यूं कहें कि बॉडी की कोई एनर्जी इस प्रोसेस में यूज नहीं होती। लेकिन एक्सचेंज होने के लिए फोर्स कौन सी लग रही है? अब यहां से आप देख रहे हैं कि एल्वियोलाई में भी हो रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई पार्टिकल जहां वो हायर कंसंट्रेशन में होता है, हायर कंसंट्रेशन से कहां तक पार्टिकल्स मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन में करते हैं। जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे रूम में हम सेंट की बोतल खोल देते हैं बेटा, तो वो सेंट पूरे रूम में उसके पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं। क्या? डिफ्यूजन। पानी में आप एक बूंद डालते हो नील की और पूरा वाटर ब्लू हो जाता है, दैट इज डिफ्यूजन। तो क्या यहां फिर डिफ्यूजन कैसे हो रहा है? तो यहां पे देखो बेटे, एल्वियोलाई में क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर को मूव करता है। और ब्लड के अंदर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, तो वो यहां हाई से लो प्रेशर तक काम करता है। तो इनका डिफ्यूजन का कारण है कि पार्शियल प्रेशर के कारण, चेंज इन प्रेशर के कारण, तो गैसेस कहां से कहां मूव करती हैं? गैसेस मूव करती है बेटा हाई पार्शियल प्रेशर से
किस जगह को मूव करेंगी, लो पार्शियल प्रेशर वाली जगह को मूव करेगी। तो अब यहां कैसा डिफरेंस है, तो मैं एक चार्ट बना के दे रहा हूं आपको उसमें यह पता लग जाएगा कि कौन सी गैस की किस जगह पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितना पार्शियल प्रेशर है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है हमारे पास, दो हैं जी, ये इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा। रेस्पिरेटरी गैसेस एक तो होती है हमारे पास ऑक्सीजन, एक होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में उनकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, फिर बेटा एल्वियोलाई में क्या कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बाद बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बाद है बेटा टिश्यूज में, उससे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसके बाद बेटा टिश्यूज में कितनी है, ये नोट करना आपने। ये देखो ये सारे कॉलम अलग अलग हैं, ये देखो ऐसे ये। और लास्ट एक मिनट इधर थोड़ा सा, एक मिनट देखो यहां है रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे है एटमॉस्फेरिक एयर में कितनी है, इसके बाद बेटे एल्वियोलाई में कितनी है, इसके बाद है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है, फिर है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद है बेटा टिश्यूज में, और फिर है बेटा इनसाइड सेल, सेल के अंदर कितनी है, और फिर लास्ट है एक्सपायर्ड एयर, मतलब एयर में कितनी है, एल्वियोलाई में क्या पार्शियल प्रेशर है, जो ब्लड वापस आता है उसमें कितनी है, जो ब्लड जा रहा है उसमें कितनी है लंग से, टिश्यूज में कितनी होती है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स में देखें सेल्स के अंदर कितनी है, और जो एयर नाक से बाहर आ रही है उसमें कितनी, मतलब हर जगह पे आप देख पाएंगे इस चार्ट से कि कितना ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है। ऑक्सीजन का बेटा जो एयर में है याद रखिएगा 159 mm of Hg, एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो कितनी हो जाती है 104। देखो ये बाहर एयर में 159 है और यहां पहुंचते पहुंचते देखो लंग्स के अंदर कम हो गई। क्यों कम होगी? क्योंकि जो ये ट्रैक है उसमें ऑलरेडी एयर थी और वो इस कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाक के बाहर देखो, जैसे ये नोज है, यहां आप एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर देखते हो, ये है बेटा लंग्स में। एल्वियोलाई में जब पहुंची तो कितना है, ये इतना कम क्यों हुआ? क्योंकि जो ये ट्रैक होता है यहाँ पे ट्रैकिया में, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स में, यहां पे ऑलरेडी एयर थी, तो उस एयर के कारण ये प्रेशर चेंज हुआ। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल 40, जीरो नहीं होता। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है, ये देखो 40। इसके बाद बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mm of Hg। इसके बाद बेटा सेल्स के अंदर, इसके बाद 95 के बाद टिश्यूज में 40, सेल्स के अंदर 20 और एक्सपायर्ड एयर में देखो 120। ये देखो 159 एंटर करते वक्त है, 120 आते वक्त है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आप देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहां कितना है 0.3 mm of Hg। एल्वियोलाई में कितना हो जाता है 40, क्योंकि बीच में ट्रैक में एयर, जो रेजिडुअल वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया था। इसके बाद बेटे एल्वियोलाई के बाद आगे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45। देन बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये देखो 40। देन बेटा टिश्यूज में कितना है 45। देन इनसाइड द सेल्स कितना है 50 और एक्सपायर्ड एयर में कितना है 27। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें मेन चीज आप ये देखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड 40 की रहती है, मतलब वहां भी जीरो नहीं होती। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल भी 40 है, वो भी जीरो नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना आपने बेटा, और ये चार्ट आपने लर्न करना है। हाँ जी, अब इसके बाद है कि जो एयर एक्सचेंज करने के लिए पहुंचती है उसके अंदर हमने देखा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कहां कहां कितना है। हाँ जी, अब बेटा जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, अच्छा एक बात और, सोल्यूबिलिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये फैक्ट याद रखना आपने, सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 is 20 to 25 times higher than ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन जो हो रही है, वो भी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। ये दो डाटा याद रखना है हमने। कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है अमाउंट हायर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सोल्यूबिलिटी है इसकी, और इसका डिफ्यूजन वॉल्यूम भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। अब बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देखें अगर हम, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन यानी लंग्स में चलते हैं। लंग्स में ये एल्वियोलाई, यहां ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल बाहर है। अच्छा अंदर कौन सी सेल्स थी, न्यूमोसाइट्स थे, अपन पढ़ा है पहले। इसके आगे किसकी लेयर है, लेसिथिन की लेयर है। ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल है। ठीक है, तो यहां पे जो एक्सचेंज हो रहा है, यहां पे जब ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना है, यहां अंदर से जब ऑक्सीजन चलती है तो एक्सचेंज के लिए कौन कौन सी मेम्ब्रेन मिलती है। एक तो मिलती है उसको स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो एल्वियोलाई की वॉल में है। सेकंड मिलता है बेटा ब्लड वेसल के अंदर, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ब्लड वेसल में भी सेल्स होती हैं। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ये जैसे एल्वियोलाई की वॉल है, इस वॉल के अंदर भी यहां सेल्स हैं स्क्वेमस एपिथेलियल। ठीक है, इसके बाहर ये ब्लड वेसल है, ये इस ब्लड वेसल में भी सेल्स होती हैं। तो ये तो होगी बेटा स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। सेकंड होगी बेटा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज दो। थर्ड है बेटा बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम, बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, तो 3 लेयर आ जाती है इनके बीच में। इसको आप इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हो, इंटरस्टिशियल स्पेस भी, मतलब ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से ब्लड में जाने के लिए 3 बैरियर क्रॉस करने हैं। पहला स्क्वेमस एपिथेलियल, दूसरा इंटरस्टिशियल स्पेस, और तीसरा बेटे बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल्स। एंडोथेलियल सेल्स जो हैं और बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और या आप कह सकते हो कि इंटरस्टिशियल स्पेस, इनको क्रॉस करना बेटे।
अब हम आगे चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट कंसेप्ट है, हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ब्रीदिंग का मेथड पढ़ लिया, डिफरेंट प्रेशर देख लिए, कहां पे कितना प्रेशर है। अब हमने ये समझना है बेटे कि यहां से एल्वियोलाई से इस ब्लड में जब गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं और ये पहुंचती हैं नीचे सेल्स के पास, बॉडी में सेल्स के पास, यहां से ऑक्सीजन को कौन उठा के लेके जा रहा है, एंड द मैकेनिज्म बाय विच दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द एल्वियोलाई, मींस वो मेथड जिनसे गैसेस ट्रांसफर हो रही हैं, गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमने दोनों गैसेस का ट्रांसपोर्ट देखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये दोनों ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या मेथड यूज करती हैं। तो मेन तो आपको पता ही है, ब्लड इज द मीडियम, ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली इनको यही लेके आएगा, ब्लड ही लेके आ रहा है। हाँ जी, जो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, पहले आप देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मेन पार्ट दो तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है। ऑक्सीजन के ट्रांसफर होने के दो तरीके हैं। पहला है बाय आरबीसीज, 97% of the carbon dioxide, oxygen, 97% of oxygen is transported by RBCs, RBC लेके जाएगी। remaining 3% oxygen is transported with the blood plasma in dissolved state। देखो ब्लड में दो चीजें हैं, एक तो देखो ये आरबीसी है, ब्लड सेल्स है, और ब्लड में 90 to 92% पानी रहता है। तो ये जो पानी के अंदर डिजोल्व सब्सटेंसेस है, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा। तो 3% तो इसके अंदर डिजोल्व होकर के जाएगी और 97% जाएगी बेटा आरबीसीज के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसका हम डिटेल्ड जो कंसेप्ट है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।